हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 2022 बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, खास करके अकाउंट सब्जेक्ट में कैसे प्रश्न आएंगे, इस पर यह पूरा वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले पेपर हैं वो किस पैटर्न में और किस टाइप के प्रश्न आएंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए काफी रिसर्च किया गया है। लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, उनका डीपली अध्ययन करने के बाद हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी आने वाले परीक्षा के लिए करनी है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को हम समझ लेते हैं कि सिलेबस को किस तरह से अंकों में बांटा गया है। पहला जो हमारा टॉपिक होता है, पहला जो हमारा चैप्टर है वो है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप से इस साल की परीक्षा में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 10 प्रश्नों में से 11 नंबर के प्रश्न जो हैं वो थ्योरिकल पार्ट के होंगे और 24 नंबर के प्रश्न वो प्रैक्टिकल होंगे। टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चन पार्टनरशिप से आएंगे, जिसमें से 11 नंबर थ्योरी का होगा। उसमें भी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि 4 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप या वन सेंटेंस के जो आंसर होते हैं वो 4 प्रश्न होंगे, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा और इसी तरह से 4 नंबर का एक थ्योरी का सवाल प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से टोटल 6 प्रश्न जो है वो थ्योरिकल पार्ट के होंगे, जिसमें 11 नंबर आपको मिलेंगे और बाकी बचे 4 प्रश्न हैं जिसमें आपको 24 नंबर मिलेंगे। इन 4 प्रश्नों में किस तरह से नंबर मिलेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखिए, प्रैक्टिकल पॉइंट से अगर हम देखें तो 4 नंबर का एक प्रश्न, 6 नंबर के 2 प्रश्न और 8 नंबर का एक प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से पूछा जाएगा। तो इस तरह से देखिए, 6 6 12 और 8 20 और 4 24 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल प्रश्नों से पूछा जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पूरे वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न इन 24 नंबरों में या जो 4 प्रश्न हैं वहां पर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप में जो 4 नंबर का प्रश्न आएगा वो 4 नंबर का प्रश्न होगा लाभ हानि समायोजन खाता से रिलेटेड। समझ रहे हैं? जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसमें से एक प्रश्न 4 नंबर का लाभ हानि समायोजन खाता बनाने के लिए पूछा जाएगा। वो कैसे बनता है उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं कि वो किस तरह से बनाएंगे। देखिए, लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता भी जिसे कहा जाता है, जब हम उसको तैयार करते हैं, है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं, आप जान रहे हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। देखिए, हम कैसे करना है। नॉर्मल पॉइंट हम देखते हैं, सिंपली जो क्वेश्चन आएंगे, है ना, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डीपली पूछेगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको प्रश्न में दिया रहेगा वो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसके बाद डेबिट में आता है पूंजी पर ब्याज, अगर प्रश्न में रहेगा, जबकि जो कि नॉर्मली 90% चांस है कि क्वेश्चन में आपको पूंजी पर ब्याज मिलेगा। जितने साझेदार हैं उनके नाम लिख लीजिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए, टोटल करके यहां इसको अमाउंट के कॉलम में आप लिख दीजिए। इसके बाद क्या देखना है, अगर किसी साझेदार को कोई वेतन या कमीशन दिया जाता है तो वो अमाउंट लिखना है। उसके बाद अगर किसी साझेदार ने ऋण दिया है तो ऋण पर ब्याज लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है कितना परसेंट है तो उस परसेंट से निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 6%, है ना। जब पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनाया है, संलेख उन्होंने तैयार नहीं किया है, तो 6% ब्याज देंगे और ये दोनों चीजें नहीं होंगी। साझेदारी संलेख अगर नहीं बनाया गया है तो पूंजी पर ब्याज और वेतन कमीशन नहीं दिया जाता। ये 2 चीजें हो गई। इस तरफ आहरण पर ब्याज आता है, 2 साझेदार है मान लेते हैं, तो दोनों का हम लिख लेंगे, यहाँ दोनों का राशि लिख के उसका टोटल यहाँ लिख दिया जाएगा। प्राय इसका अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहता है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर माल का आहरण है तो क्रेडिट में लिखेंगे। नॉर्मल कैश किया है उन्होंने आहरण के रूप में तो वो नहीं आता, लेकिन अगर माल का आहरण है तो क्रेडिट में लिखेंगे। बस इतना ही सिंपल सा काम रहता है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और इसके बाद हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्रेडिट ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है और क्रेडिट ही अधिकतर प्रश्नों में ज्यादा आता है, तो उसको हम यहाँ पे पूंजी खाते में या करंट अकाउंट में, चल खाते में लिख देते हैं और जो साझेदार हैं उनमें उसे बांट दिया जाता है, जो रेशियो प्रश्न में दिया रहेगा उस रेशियो में।
अगर प्रश्न में रेशियो नहीं दिया है तो कैसे बांटेंगे? इक्वल बांटेंगे, बराबर बांटेंगे, और इस तरह से आपका लाभ हानि नियोजन खाता बन जाएगा। कभी कभी किसी प्रश्न में डेबिट साइड अधिक हो जाता है। अगर डेबिट साइड अधिक हो जाए तो यही काम, ये जो पूंजी खाते वाला काम है, ये आपको यहां करना है और दो साझेदारों में बांट के उसका टोटल यहां लिखना है, और इस तरह से ये लाभ हानि नियोजन खाता आपका बन जाता है। 4 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस पॉइंट से पूछे जाएंगे। तो जो नॉर्मल प्रश्न है, बहुत बड़े प्रश्न नहीं, जो सिंपल क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत कोई ट्विस्ट आता हो, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? तो 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे 2। अब ये 2 प्रश्न कौन कौन से होंगे? तो देखिए, एक प्रश्न यहां पर आपको मिलेगा पुनर्मूल्यांकन खाता से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और दूसरा हो सकता है ना, दूसरा क्या हो सकता है, उसी में आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़े, क्योंकि 6 नंबर आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, कुछ मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के पूंजी खाते, ये आपको बनाने पड़ेंगे। और इसी में जो सेकंड क्वेश्चन होगा, वो सेकंड क्वेश्चन भी हो सकता है कि पुनर्मूल्यांकन खाते से ही पूछे, या वहां एक डेथ से या रिटायरमेंट से, एक तो हो गया आपका एडमिशन का और दूसरा हो जाएगा रिटायरमेंट का, वो दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। मतलब मान के चलिए कि पुनर्मूल्यांकन खाते से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके रखेंगे। कभी कभी किसी प्रश्न में आपको चिट्ठा भी बनाने के लिए पूछा जा सकता है, पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा, तो वो काम आपको यहां पर पुनर्मूल्यांकन खाते में करना होगा। देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का नियम आपको मालूम है। पुनर्मूल्यांकन खाता जब हम बनाते हैं तो उसके भी 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो देखिए, सिंपल चीज है, आप याद रखिएगा, संपत्ति में जब कमी होती है, माइनस होता है, तो डेबिट में लिखते हैं। जिस संपत्ति का मूल्य कम हो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे, और जिसमें वृद्धि होगी वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अमाउंट कौन सा लिखेंगे? अमाउंट हम लिखेंगे जो अंतर की राशि है, जो डिफरेंस है, वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। अब आपको केवल ये चीज याद रखना है कि संपत्ति में कमी होने पे डेबिट करते हैं, जब संपत्ति में वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिक फिर वो अपोजिट साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। और दायित्व में क्या होगा? लायबिलिटीज में, दायित्व में जस्ट उल्टा होगा, जब दायित्व बढ़ेंगे तो डेबिट साइड में, और दायित्व में कमी आएगी तो क्रेडिट साइड में। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा उस पर सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें, सारी सूचनाएं प्रश्न में दी रहती हैं, आपको केवल उसके अंतर को देखना है। डेबिट में संपत्ति में कमी होने पे लिखेंगे, एक पॉइंट याद रखिए, बाकी अपोजिट कर दीजिए, तो ये आपका पुनर्मूल्यांकन खाता बन जाएगा। लास्ट जो 8 नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर के प्रश्न में है ना, वसूली खाता, जब साझेदारों का व्यापार बंद होता है, विघटन होता है, और उस समय जब वो रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करते हैं, वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और रोकड़ या बैंक खाता, ये क्वेश्चन 8 नंबर के लिए आएगा। या देखिए, हो सकता है कि वसूली खाता 6 नंबर के लिए आ जाए, पुनर्मूल्यांकन, साझेदारों के पूंजी और चिट्ठा ये 8 नंबर में चला जाए। तो यहां पर क्वेश्चन कितने बड़े, किस रूप में आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा 6 में, कौन सा 8 में। कंफर्म ये है कि एक क्वेश्चन आएगा लाभ हानि समायोजन खाता, दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा पुनर्मूल्यांकन खाता, और तीसरा वसूली खाता। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। तो ये आप याद रखिए, आपको करना क्या है? लाभ हानि नियोजन खाते की तैयारी कीजिए, पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन अकाउंट की तैयारी कीजिए, और रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते की तैयारी कीजिए। इन तीनों में ही आपको आपका जो चाहिए वो मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप ख्याति का लेखा करने जानते हैं, ख्याति का जो एडजस्टमेंट है वो आपको आता है, तो इसी के भीतर वो भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं कंपनी अकाउंट में। देखिए, कंपनी अकाउंट में क्या पूछा जाता है? कंपनी अकाउंट में सीधा सीधा है कि 2 नंबर की ही थ्योरी आएगी। कितने नंबर की? 2 नंबर की थ्योरी आएगी। 2 नंबर की थ्योरी आएगी, जो एक एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के 2 नंबर आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा 3 प्रश्न आएंगे, 3-3 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा जो 3 नंबर के होंगे। अब इसमें क्या क्या आएगा? देखिए, स्पष्ट है, क्लियर है। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें अंश से रिलेटेड प्रश्न होगा, और ये क्या होगा कि सारी राशि एक साथ मांग लेगा। कंपनी क्या करेगी? अंशों के निर्गमन पर पूरी राशि वो एक साथ मांग लेगी, तो उससे रिलेटेड एक प्रश्न हो गया। ऐसा ही एक प्रश्न किस पे आएगा? ऋण पत्र पे आएगा, जिसमें भी वो सारा पैसा एक साथ मांग लेगा। क्लियर है? हो सकता है कहीं समता अंश पूछे, किसी में पूर्वाधिकार अंश पूछे,
किसी में 8% ऋण पत्र पूछे, किसी में 10% ऋण पत्र पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल नाम आपका चेंज हो जाएगा। कहीं पर अंशों का मूल्य 10 रुपए वाला होगा, हो सकता है प्रश्न 20 रुपए के मूल्य का आ जाए, अंशों की संख्या चेंज हो जाए, बस। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, नियम सेम है। आप नियम पे फोकस कीजिए, सारी राशि एक साथ मांगने वाले प्रश्न आप क्लियर कर लीजिए। ऋण पत्र से भी रिलेटेड है और अंशों से भी रिलेटेड है, केवल नाम बदलता है। और एक क्वेश्चन आता है जिसमें संपत्ति क्रय के, है ना, संपत्ति क्रय के बदले में जब अंश या ऋण पत्र जारी किए जाते हैं, उससे रिलेटेड आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ये हो गया 2 और 9, 11 नंबर के प्रश्न हो गए। इससे टोटल कितने नंबर के प्रश्न आने हैं? इससे टोटल प्रश्न आने हैं 25 नंबर के। 11 नंबर के आ चुके, अब बचा 14 नंबर का, तो 6 नंबर का एक प्रश्न और 8 नंबर का एक प्रश्न, ये 14 नंबर के प्रश्न आएंगे। पहले कुछ साल पहले अंशों के हरण से रिलेटेड प्रश्न आता ही था, लेकिन अभी कुछ सालों से हरण से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछ रहा है। तो हम उम्मीद करके रखते हैं कि हरण से रिलेटेड प्रश्न ना पूछे, फिर भी आप हरण वाले टॉपिक को भी अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है कि एक प्रश्न हरण वाले टॉपिक से पूछे, अंशों का हरण। ठीक, बाकी ये जो 6 और 8 नंबर के प्रश्न हैं, इसमें आपको एक तो नॉर्मल होगा, मतलब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेगी, पहले एप्लीकेशन का, फिर अलॉटमेंट का और उसके बाद कॉल्स का। तो देखिए 6 एंट्री होगा। 6 एंट्री कब होगा? जब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और एक कॉल्स हो। तो वो 6 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि 6 एंट्री, एक एक एंट्री पे एक नंबर, तो 6 नंबर का वो आपको क्लियर हो गया। कुछ विशेष उस पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। हो सकता है अगर सिंपल ही क्वेश्चन पूछे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा कोई ट्विस्ट डालकर, या तो प्रीमियम से रिलेटेड या अनुपातिक आवंटन, प्रो राटा अलॉटमेंट से रिलेटेड एक प्रश्न आपको 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है? एंट्री बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एंट्री में कोई दिक्कत हो तो इस पे रिलेटेड एक पूरा पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ है, आप वहां पर जाकर कंपनी अकाउंट में जनरल एंट्री किस तरह से करते हैं वो बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है, आप समझ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। और पार्टनरशिप में भी जितना मैंने बताया, चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हो, रियलाइजेशन अकाउंट का हो, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमारे चैनल में आपको अलग अलग वीडियो में मिल जाएगा। उनके भी लिंक, एक एक वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप और सर्च करके देखना चाहें तो चैनल में बहुत सारे वीडियो आपको इस पूरे टॉपिक पे बना हुआ मिल। तो पार्ट बी में जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि 12 नंबर के प्रश्न वित्तीय विवरण से आएगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट से, रोकड़ प्रवाह विवरण से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 20 नंबर के प्रश्न आपको पार्ट बी में मिलेंगे। तो ये 20 नंबर जो है ये किस तरह से डिवाइड है ये भी मैं आपको बता दें। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 12 नंबर के। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। कितने नंबर के? 12 नंबर के। अब वो कैसे डिवाइड किए गए हैं? 2 प्रश्न रहेगा 1-1 नंबर का, तो ये 2 नंबर के हो गए। फिर 4 नंबर का एक प्रश्न और 6 नंबर का एक प्रश्न। इस तरह से टोटल 12 नंबर के प्रश्न 4 प्रश्नों से पूछे जाएंगे। इसमें से ये जो है ये थ्योरी है और ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है। मतलब 2 नंबर की थ्योरी, 6 नंबर की थ्योरी, 8 नंबर की थ्योरी और 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछा जाएगा। अब केवल एक ही प्रॉब्लम आना है यहां पर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब आप देखेंगे कि कौन सा आएगा। तो देखिए, या तो वहां पर आएगा तुलनात्मक स्थिति विवरण बना, कॉम्पैरेटिव जो बैलेंस शीट बनता है उससे एक प्रश्न आएगा, या फिर जो रेशियो वाले प्रश्न है वहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है? यहां पे कहीं कोई डाउट नहीं है। आप तुलनात्मक देख लीजिए और अनुपात वाले प्रश्न देख लीजिए। अनुपात में भी ज्यादातर फोकस कहां पर आपको करना है? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में, चल अनुपात और तरल अनुपात। इससे एक प्रश्न पूछा ही जाएगा 4 नंबर के लिए। ठीक है? या हो सकता है कि एक ही प्रश्न में 2 पार्ट करके चालू अनुपात और तरल अनुपात दोनों पूछ दे, 2-2 नंबर का। तो 4 नंबर का वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, कंफर्म है। और आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आप तुलनात्मक स्थिति विवरण को थोड़ा सा समझ लीजिए और अनुपात विश्लेषण से रिलेटेड जो प्रश्न है उसमें कुछ एक अनुपात, चालू और तरल अनुपात के अलावा 1-2 अनुपात और देख लीजिए जिससे कुछ प्रश्न पूछे गए। बाकी बहुत ज्यादा इस पर डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समय कम है। आपको उन्हीं पॉइंट पे फोकस करना है जहां से आपको नंबर मिलेंगे।
जो समुद्र में मोती निकालने वाले लोग होते हैं वो पूरे समुद्र को नहीं छानते, पूरे समुद्र को नहीं खोजते, उनको मालूम है कहां मोती है और वो वहीं से मोती निकालते हैं। इसी तरह से आपको भी स्मार्ट तरीके से सोचना है कि किस पॉइंट से आपको नंबर लेने हैं। अब चलिए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैसे क्वेश्चन आएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप देखेंगे तो वहां कितने नंबर के क्वेश्चन बचे, 20 में से 12 नंबर के तो आ गए, बचा 8 नंबर का। अब ये 8 नंबर आपको कैसे मिलेगा? 8 नंबर आपको मिलेगा 4-4 नंबर के 2 प्रश्नों से, मतलब 2 प्रश्न आएंगे और दोनों प्रश्नों पे कितना नंबर रहेगा, 4-4 नंबर रहेगा। तो 8 नंबर हो गया। 8 नंबर आप कैसे पाएंगे? एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, एक थ्योरी से। थ्योरी में अंतर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड, है ना, फ्लो स्टेटमेंट में इस पे एक अंतर आता है, या एक दो और थ्योरी आप देख लीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इस पे भी डीपली जाने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, वो कौन सा होगा मैं आपको बताता हूं। वो प्रश्न होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए और नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण की गणना, ये आपको मिलेगा। इसका भी पूरा वीडियो मैंने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इसी वीडियो में सारी चीजें बता सकते थे, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस पॉइंट पे दिक्कत आती है। जितना चीज मैंने बताया, चाहे वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, रियलाइजेशन अकाउंट हो, या कंपनी से रिलेटेड जो जनरल एंट्री है ना, या सेकंड पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप पूछिए, हम उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए देखिए क्या करना है आपको, थोड़े से शब्दों में आपको बताता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो तैयार कर लीजिएगा। 2 सालों का लाभ दिया रहता है, तो जो करंट ईयर है, मान लेते हैं कि 2021, वो पहले लिखेंगे। 2020 वाला प्रॉफिट भी अगर दिया है तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे। करंट ईयर, करंट मतलब जो बड़ा है ना, उस साल से छोटे वाले साल को, छोटा वाला साल मतलब पिछला साल बीता हुआ, उसको माइनस कर देंगे। जो आएगा वो यहां लिखेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जोड़ना है। किसी किसी प्रश्न में इसकी जरूरत पड़ती है। क्या जोड़ना है? डेप्रिसिएशन, ह्रास। ठीक है, ह्रास की जो अंतर की राशि होगी ना, वो अंतर की राशि आप यहां पे लिखेंगे, ह्रास। और ख्याति, ख्याति, लेकिन ख्याति में आप ध्यान रखिएगा, ख्याति में अगर पिछले साल से इस साल ख्याति का अमाउंट कम हो गया तभी लिखेंगे। अगर कम नहीं हुआ, ज्यादा हो गया या सेम है तो ख्याति नहीं लिखेंगे। ये 2 चीजें आप अगर जोड़ देते हैं इसमें, यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा। जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें फिर आपको जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे? चल संपत्ति में कमी, जो चल संपत्ति है उसमें कमी, और चल दायित्व में वृद्धि होगी। चल संपत्ति, चल दायित्व आप समझ जाएंगे। अगर चल संपत्ति में कोई कमी आ रही है, इन 2 सालों की तुलना करनी है हमको, 2020 और 2021। मान लो देनदार 2020 में 10,000 के थे और 2021 में वो 8,000 के हो गए, तो कमी हुई है। तो उस कमी को यहाँ पे आपको 2,000 रुपए दिखाना है। अंतर की राशि 2,000 रुपए आएगा, तो वो आप यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से अगर चल दायित्व में वृद्धि होती है तो वो लिखेंगे और यहाँ पर उस अमाउंट को जोड़ देंगे। अमाउंट को जोड़ने के बाद जब हम उस अमाउंट को जोड़ लेंगे, इसके बाद घटाना है। क्या घटाना है? जस्ट अपोजिट, चल संपत्ति में वृद्धि और चल दायित्व में कमी को माइनस करना है। तो आपको यहां भी क्या करना है, एक ही पॉइंट याद रखिएगा, चल संपत्ति में कमी होने पे जोड़ेंगे। एक चीज अगर आप याद रख लिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। चल संपत्ति में होने वाली कमी को जोड़ना है। अगर वृद्धि होती है तो अपोजिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दायित्व वाला जस्ट उल्टा। कमी में जोड़ते हैं तो वृद्धि में घटाएंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है। इस तरह से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आसानी से बना सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपका जो रिक्वायरमेंट होगा उससे रिलेटेड वीडियो कोशिश करेंगे आपको, कम समय बचा है उतने समय में भी आपको उपलब्ध करा दिया जाए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार वीडियो में आए हैं तो जाने से पहले घंटी का बटन दबा कर जाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।